नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है और इस उत्तराखंड के इतिहास में जो इससे पिछली क्लास में हमने देखा था वो आपका कुड़िंद वंश देखा था। और कुड़िंद वंश को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। एक आपका पूर्वकालीन कुड़िंद थे और दूसरा मध्यकालीन था और तीसरा पर्वतीय कुड़िंद थे। और जो हमने इसमें आपके जो प्रारंभिक और जो आपके या जो पूर्व कुड़िंद थे और जो मध्यकालीन कुड़िंद थे वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो इसमें टॉपिक होगा वो कौन सा रहेगा? आपका पर्वतीय कुड़िंद रहेगा। तो हमने आपका जो है ये कुड़िंद जो है हमने इसे आपके 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले आपका कौन सा था? पूर्व कुड़िंद था। दूसरा हमने इसमें देखा था कौन सा था आपका? ये आपका मध्यकालीन कुड़िंद था। और तीसरा हमने इसमें बात की थी कौन सा था? आपका पर्वतीय कुड़िंद था। तो हमने इससे पिछली वाली क्लास जो थी उसमें हमने आपका पूर्व कुड़िंद भी देख लिया है और दूसरा आपका जो था मध्यकालीन कुड़िंद भी देख लिया है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका पर्वतीय कुड़िंद रहेगा। अब आपको ये याद रखना है कि जो पर्वतीय कुड़िंद है इस पर्वतीय कुड़िंदों को भी 2 भागों में आपका बांट दिया गया है। एक को आपका प्रारंभिक कुड़िंद बोलते हैं या आप ऐसा बोल सकते हो कि आरंभिक पर्वतीय कुड़िंद बोल सकते हो। और दूसरा जो है आपका कौन सा हो जाएंगे आपके? या आपका उत्तरी पर्वतीय कुड़िंद के नाम से इनको जाना जाता है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इसका जो आपका था ये लगभग आपके 200 ईसा पूर्व से लेकर आपके 300 ईस्वी तक जो था ये इसका टाइम पीरियड था। और अगर हम इसमें अगर प्रारंभिक और उत्तरी आपके पर्वतीय को भी अगर इसे बांट दें तो ये आपका लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर आपके 175 ईसा पूर्व तक जो टाइम पीरियड रहता है वो आपके प्रारंभिक कुड़िंदों का रहता है। और जो उत्तरी कुड़िंद थे इनका आपका 175 ईसा पूर्व से लेकर आपके 300 ईसा पूर्व तक जो है आपका टाइम पीरियड इनका रहता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें जो पर्वतीय कुड़िंद है इन पर्वतीय कुड़िंदों की जो जानकारी हमें मिलती है वो आपके जो महत्वपूर्ण है वो आपके 2 ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले देखा जाए एक आपके 4 जो हैं आपके भरुत स्तूप हो गए और एक जो हो गया आपका कौन सा हो गया? मथुरा का बौद्ध स्तूप हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके पर्वतीय कुड़िंद है इसकी जानकारी हमें जो है आपके 5 अभिलेखों से मिलती है और 4 तो इस पे आपके मध्य प्रदेश के भरूच से प्राप्त हैं और एक जो है आपका कहाँ से प्राप्त है? आपके मथुरा से। और इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जो प्रारंभिक आपका राजा था वो कौन था? आपका विषदेव था। तो ये जिसकी जानकारी देते हैं प्रारंभिक साक्षर उसका नाम क्या है? विषदेव। अब इसे हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, मैंने आपसे कहा इसकी जानकारी के स्रोतों में अगर बात करें तो इसके जो आपके अभिलेख हैं, जो स्तूप हैं, जो बौद्ध स्तूप हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 + 1 हम ये ऐसा लिखते हैं। ये आपको याद रखना है कि आपका जो भरूच है इस भरूच से हमें 4 मिले हैं और आपके जो मथुरा है मथुरा से हमें एक आपका इनका बौद्ध स्तूप आपका प्राप्त हो रखा है। इसके अलावा अगर देखा जाए अंबाडी से हमें शुंग की मुद्राएं देखने को मिलती है और आपका सेनापानी से भी हमें कुछ ऐसे अवशेष देखने को मिलते हैं। और जो आपके विदेशी राइटर हैं, अगर अल्बोरुनी, स्ट्रैबो की बात की जाए, इन्होंने भी इन चीज़ों पर अपनी बात कह रखी है तो उसको हमें आगे चल के समझते हैं। तो सबसे पहले देखें हम भरूच स्तूप की बात करें तो इसके 4 अभिलेख मैंने आपसे बोला था। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो अभिलेख है ये किसका है? आपके घनभूति का है। यानी कि जो पहला आपका भरूच स्तूप है, भरूच बौद्ध स्तूप के नाम से इनको जाना जाता है, ये किसका है? आपका घनभूति का है। और घनभूति जो है ये पुत्र किसका था? आपके वात्सी का पुत्र था। और ये जो वात्सी थे ये वात्सी जो थे किसके? आपके विषदेव के पुत्र थे। विषदेव के ये आपके क्या है? पुत्र हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो आपके भरूच के पहले आपके बौद्ध स्तूप का जो निर्माण करा रखा है वो आपका देखा जाए तो कौन है? आपके घनभूति ने किया हुआ है। और घनभूति बोलते हैं कि वो उन जो सब पूर्व में यानी कि उनके जो पहले राजा थे वो कौन थे? आपके विषदेव थे। अर्थात वो अपने दादा के बारे में भी इसमें क्या करते हैं? जिक्र करते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि इनके जो प्रारंभिक राजा रहे होंगे वो कौन रहे होंगे? आपके विषदेव रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर दूसरा अभिलेख देखें तो जो दूसरा अभिलेख है इसमें यह लिखा हुआ है आपके भरूच स्तूप में, जो आपका भरूच स्तूप जो है इसे आपके बौद्ध स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बौद्ध स्तूप जो था भरूच का, यहाँ के आपका जो द्वार बना रखा है इस द्वार का जो निर्माण करा रखा है अगर देखा जाए तो किसने करा रखा है? आपके अग्रराज ने करा रखा है। तो इसकी जानकारी जो है हमें भरूच का आपका दूसरा अभिलेख देता है। यानी कि पहले अभिलेख की हमने बात करी कि जो वात्सी का पुत्र घनभूति था
उसने अपने दादाजी अर्थात अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी दी। और इसके बाद अगर दूसरा स्तूप देखा जाए तो उसमें आपके अग्रराज द्वारा जो है वो आपके बौद्ध स्तूप के दरवाजे का या द्वार का जो है उसका निर्माण करवा रखा है। तो इन दो अभिलेखों से ये हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो शासन था वो किसका रहा होगा, आपके कुलिंदों का। अब दूसरा यहाँ पर अगर देखें तो इसमें जो है आपका एक आपका जो बौद्ध स्तूप है, इस बौद्ध स्तूप में कहा जाता है कि जब इसका आपका निर्माण हो रहा था तो इस निर्माण के दौरान जो था आपका जो घनभूति था, इस घनभूति की आपकी पत्नी थी, उसका नाम था आपका नाग रक्षिता था। तो बोलते हैं कि नाग रक्षिता ने जो था इस स्तूप को बनाने में जो था आपका दान दे रखा है। तो ये आप इसे याद रखना कि आपके भरूच से जो तीसरा हमें स्तूप मिलता है, इससे ये जानकारी मिलती है कि जो घनभूति है, इस घनभूति की पत्नी जो थी वो नाग रक्षिता थी, उसने आपके जो भरूच का बौद्ध स्तूप है इसके निर्माण में जो था आपका जो है क्या दिया था, आपका दान दिया था। तो कई जगह पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको देखना है। अगला इसमें अगर बात करें, इसी में जो है अगला शासक जो आता है वो आपका बागपाल आता है। बागपाल आता है तो चौथा जो अभिलेख है वो किसका है, बागपाल का है। ये जो बागपाल थे ये किसके पुत्र थे, आपके घनभूति के पुत्र थे। और इसमें जो आपके बागपाल है उसने अपने जितने भी पूर्वज रहे हैं उन सभी का जिक्र कर रखा है, अर्थात घनभूति हो गए, विषदेव हो गए, इन सभी का जो जिक्र है हमें आपके भरूच के चौथे स्तूप से देखने को आपको मिलता है। अब जो एक पांचवा है जिसे मैंने यहाँ पर आपका एक अलग से लिखा हुआ है, एक पांचवा हमें आपका एक और स्तूप मिलता है। इसमें देखा जाए तो ये आपका जैसे आपका बागपाल थे वो घनभूति के पुत्र थे, और यहाँ पर इस बागपाल का ही पुत्र थे आपका जिनका नाम आपका घनभूति आपका द्वितीय था। तो ये घनभूति द्वितीय द्वारा आपका निर्माण करवाया गया है, जिसमें वो भी अपने जो आगे के राजा रहे हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पर आपको देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका बागपाल के पुत्र घनभूति द्वितीय थे उन्होंने एक स्तूप का निर्माण कराया। इसी स्तूप को आपके मथुरा बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था हमें ये पांच चीजें पढ़नी है जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, आपके कुलिंदों की जानकारी मिलती है। तो ये तो आपके अभिलेख हो गए जिससे हमें आपके कुलिंदों की जानकारी मिलती है। अगर हम कुलिंदों के राजाओं की बात करें तो कुलिंदों में सबसे पहले राजा अगर देखा जाए तो आपके कौन रहे हैं, आपके विषदेव रहे हैं। अगर हम दूसरे शासक की बात करें तो दूसरे शासक आपके कौन रहे हैं, आपके अग्रराज रहे हैं। और अगर इसमें तीसरे की बात की जाए तो तीसरे में आपका जो है आपके घनभूति रहे हैं। और घनभूति के बाद जो था आपके कौन आगे, आपके बागपाल आगे, बागपाल हो गए। और बागपाल के बाद जो है पांचवें शासक कौन हो गए, आपके घनभूति आपके द्वितीय हो गए। तो ये हमें अभिलेखों से भी प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। अब इन्हीं पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर विषदेव की बात करें तो जो विषदेव है, इन विषदेव का हमें आपका एक ताम्र आपका मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हो रखी है। इस ताम्र मुद्रा के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें जो लिखा हुआ है आपके ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले दो शब्द लिखे हुए हैं, एक कादशी शब्द लिखा हुआ है, एक शब्द क्या लिखा हुआ है, आपका कुलिंदशी शब्द आपका लिखा हुआ है। आपको ये जानना है कि जो सबसे पहले अभिलेखों में मुद्राओं में अगर किसी राजा का नाम मिलता है तो वो राजा कौन है, आपके विषदेव हैं। तो इनका पहला राजा इसलिए आपका विषदेव भी कहा जाता है। और आपके घनभूति के अभिलेख में भी हमें विषदेव की आपकी चर्चा मिलती है। और इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, ये जो शब्द है ये शब्द कौन सा, आपका कादशी शब्द है। और दूसरा शब्द कौन सा हो गया, आपका कुलिंदशी शब्द हो गया। अब जो आपके विद्वान हैं यानी कि जो इतिहासकार हैं वो क्या बोलते हैं कि जो कादशी हैं और जो कुलिंदशी शब्द हमें देखने को मिलते हैं, ये इन शब्दों का जो अर्थ लगाते हैं वो बोलते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, आपका जन से लगाते हैं। वो ये बोलते हैं कि जो आपके प्रारंभ में जो पर्वतीय में अगर देखा जाए जो पहले के राजा होते थे वो अपने नाम का अंकन नहीं करते थे, अपनी मुद्राओं में जो था अपने नाम का अंकन ना करके वो क्या करते थे, वो अपने राज्य का नाम अंकित कराते थे। अर्थात इसीलिए बोला गया है कि जो प्रारंभिक प्रकार की जितने भी मुद्राएं हमें देखने को मिलती है उसमें किसी राजा का नाम ना होकर उनके किसका नाम मिलता है, आपके जनपद का नाम देखने को मिलता है। तो ये याद आपको रखना है कि विषदेव का एक ताम्र मुद्रा हमें मिली, उसमें आपके कादशी और कुलिंदशी शब्द लिखा हुआ है जिसका अर्थ जो इतिहासकार मानते हो क्या है, आपका जन है। अब दूसरा देखा जाए तो दूसरा राजा उनके बाद जो राजा बना उसका नाम आपका अग्रराज है। और आपको इसमें ये याद रखना है कि जो ये आपके अग्रराज हैं इनका जो शासन है, जब आपका मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था और मौर्य के बाद जो था आपका एक वंश आया था आपके भारत में जिसका नाम क्या था, शुंग वंश था।
कहने का मतलब यह है कि मौर्य वंश के पतन के बाद और आपके शुंग वंश के प्रारंभ में जो था आपका राजा आया जिसका नाम क्या था, अग्रराज था। इस अग्रराज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी के शासनकाल में जो आपके सबसे पहले आपके हिमालयी क्षेत्र में अगर देखा जाए, हिमालयी क्षेत्र में देखा जाए जो आपके कौन थे, इंडो ग्रीक लोग थे। इंडो ग्रीक लोग जो हैं यानी कि यूनानी लोग जो हैं, इन्होंने भारत पे क्या कर रखा है, आक्रमण कर रखे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जब इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ भारत में, तब आपके उत्तराखंड में कुलिंद वंश का शासक कौन था, तो वो कौन है, आपके अग्रराज है। तो अग्रराज के समय पे ही उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर आक्रमण कर रखा है। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपका अगला शासक हमें यहाँ पे घनभूति मिलता है, लेकिन इनके बारे में हमें आपका कोई ज्यादा जानकारी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो हमें ये ही शासक जो हैं इनके बारे में इसमें देखना है। हमें इसके बाद जो आपका उत्तरी पर्वतीय कुलिंद है उसमें आपके बलभूति अमुकभूति के बारे में देखना है। तो हमें इतने जो प्रारंभ में जो 2 राजा हैं इनकी जानकारी यहाँ पर देखनी है। अब इसके अलावा देखें, ये तो आपके जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रारंभिक आपके पर्वतीय कुलिंद पढ़ रहे हैं, इसमें हमें ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा देखा जाए जो कुलिंदों की जानकारी हमें और मिलती है, सबसे पहले यहाँ पर जो है एक ग्राम है जिसे आपका अंबाडी ग्राम के नाम से जाना जाता है, और ये अंबाडी ग्राम जो है कहाँ पर है, आपके देहरादून में है। तो आपको ये याद रखना है कि देहरादून के अंबाडी से जो है हमें कुछ मुद्राएं मिली है, और वो मुद्राएं किस वंश से संबंधित है, आपके शुंग से संबंधित है। अब यहाँ पर क्या था कि ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मुद्रा जो है आपके किससे बनी है, आपके मिट्टी से बनी है, और मिट्टी से बनी मुद्रा को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। आप ये कह सकते हैं कि शुंग वंश की जो अंबाडी से मुद्रा मिली है वो कौन सी, आपकी टेराकोटा मुद्रा है, यानी कि मिट्टी से बनी मुद्रा को ही यहाँ पर टेराकोटा आपका कहा गया है। अब यानी कि इसमें जो हमें जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि जो आपका सबसे पहले हमें एक शब्द मिलता है इसमें, वो शब्द अगर देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है आपका भद्र मित्रस्य द्रोण घाटी, एक शब्द लिखा हुआ है। यानी कि मुद्रा में आपका भद्र मित्रस्य द्रोण घाटी शब्द लिखा हुआ है। इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें, इसका अर्थ जो इतिहासकार मानते हैं वो ये मानते हैं कि जो आपका द्रोण घाटी था, यानी कि इस द्रोण घाटी में उन्होंने अपना एक सामंत रखा था। कहने का मतलब यह है कि द्रोण घाटी जो था वो आपके शुंगों के अंतर्गत आता था, और उसमें उन्होंने अपना एक सामंत रखा था, और उस सामंत का नाम क्या था, आपका भद्रमित्र था। यानी कि भद्रमित्र जो था किसका सामंत था, आपका अंबाडी में जो आपकी मुद्रा मिली है उनके अनुसार आपका शुंगों का सामंत था। और ये क्या करता था, जिस क्षेत्र में रहता था, अर्थात जैसे द्रोण घाटी में रह रहा है तो वहां से ये राजस्व इकट्ठा करता था, और उस राजस्व को ये क्या करता था, आपके शुंग राज्य में भेजता था। तो ये हमें जो जानकारी पूरी मिलती है किससे मिलती है, अंबाडी से जो शुंग की मुद्रा मिली है उससे मिलती है। तो आपको ये याद रखना है, भद्रमित्र से द्रोण घाटी जो शब्द लिखा हुआ है शुंग की मुद्राओं में लिखा हुआ है, अर्थात इस घाटी में जो आपका रह रहा है सामंत जो है भद्रमित्र है, जो शुंगों का है, और जो पूरा राजस्व इकट्ठा करके किसको दे रहा है, आपके शुंगों को दे रहा है। तो ये बात यहां पे आपको जाननी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमें कुछ अवशेष हाल ही में यहां पर अगर प्राप्त देखें तो यानी कि आपका सेनापानी नामक जगह है। ये सेनापानी नामक जो जगह है ये आपका एक क्षेत्र पड़ेगा, आपका चंपावत हो गया, और जो आपका नैनीताल वाला क्षेत्र है, नैनीताल वाला क्षेत्र है, या आप इसे सीधे एक चीज लिख सकते हो, जो आपका कुमाऊं का तराई क्षेत्र है, यानी कि कुमाऊं का जो तराई क्षेत्र है यही आपका सेनापानी क्षेत्र के नाम से सेनापानी नामक जगह है। यही से हमें कुछ आपके अवशेष किसके मिलते हैं, आपके इस वंश के मिलते हैं, अर्थात कुलिंदों के मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके कुछ विदेशी आपके इतिहासकार हैं, जैसे अगर इसमें देखा जाए तो एक आपका स्ट्रैबो है, और दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें कौन है, आपका अल्बरूनी है। ये दो भी हमें इस चीज की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर आपके कुलिंद थे। जैसे अगर देखा जाए ये 2 इतिहासकार ये मानते हैं कि जब आपके हिमालय क्षेत्र में अगर यहाँ पर देखा जाए, जब आपका इस समय पे जो आपका हिमालय क्षेत्र था, इस हिमालय क्षेत्र में जब आपके इंडो ग्रीक लोगों ने आक्रमण किया था तो वो आक्रमण करते करते आपके इस क्षेत्र तक पहुंचे थे, यानी कि हमारे कुलिंद साम्राज्य तक पहुंचे थे, और उन्होंने यहाँ पर इस पर आक्रमण किया और इसकी सत्ता को समाप्त कर दिया। अर्थात यानी कि उन्होंने आपका क्या था, कुलिंदों को यहाँ पर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कहने का मतलब यह है कि आपके स्ट्रैबो अल्बरूनी बोलते हैं कि इंडो ग्रीक लोगों ने एक टाइम ऐसा था कि कुलिंदों को क्या कर दिया, यहाँ से समाप्त कर दिया। और खासकर अगर देखा जाए स्ट्रैबो जो बोलता है वो ये बोलता है, स्ट्रैबो के अगर हम शब्दों की बात करें वो ये बोलता है कि जो आपका एक तो ब्यास और सतलज
नदी लिखते हैं, यानी कि जो आपका सतलज नदी है और दूसरा आपका काली नदी है, इसके बीच के क्षेत्र में जो था आपका एक इंडो ग्रीक आक्रमणकारी आया जिसका नाम आपका क्या था, मिनांडर था। मिनांडर उसका नाम था और इसी मिनांडर ने क्या किया था, आपके इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। आपने सुना होगा, आपने स्टार्टिंग में जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उस हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि मिलिंदोपन्हा जो है एक किताब भी देखने को मिलती है जिसमें नागसेन और मिनांडर के बीच में जो है आपका वाद विवाद हो रखा है। तो ये जानकारी मिलिंदोपन्हा से मिलती है। वही मिनांडर जो था आपके स्ट्रैबो के अनुसार आपके इस क्षेत्र में आया जहां पे कुलिंद के लोग रह रहे थे, उसने कुलिंदों को हराया और उनके साम्राज्य पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो हमें इसकी जानकारी यहां से भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमें इसकी पुष्टि जो मिलती है एक शब्द से भी मिलती है। एक शब्द है आपका जौनसार शब्द है, जौनसार शब्द। अगर देखा जाए तो जौन का मतलब होता है मानव बस्ती होता है, और ये जौन जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, ये आपका इंडो ग्रीक शब्द है। तो इंडो ग्रीक लोग जो थे वो आपका जौन का मतलब जो थे मानव बस्ती से लेते थे, और उसी से एक नाम आया उत्तराखंड में जो हम क्या जानते हैं, जौनसार मानते हैं। और खासकर राहुल सांस्कृत्यायन जो है वो इस जौनसार शब्द को किससे जोड़ते हैं, आपके इंडो ग्रीक से जोड़ते हैं। तो हमें ये चीज भी देखने को मिलती है। ये तो जो था आपके प्रारंभिक पर्वतीय कुलिंद थे। अब अगर इसमें बात की जाए तो यहां पर एक राजा हमें देखने को मिलता है, और वो राजा जो था उसका नाम क्या था, आपका बलभूति। अगर यहां पर बात करें बलभूति की बात करें तो बलभूति यहां पर कहते हैं 100 ईसा पूर्व के आसपास में शासक बना, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि ये टाइम पीरियड सही होगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि उसने आपके मुद्राएं चलाई, और उसकी मुद्राएं भी हमें आपके ताम्र मुद्रा यहां पर देखने को मिलती है, और उसमें जो है आपका लिखा भी हुआ है, आपका बलभूति शब्द लिखा हुआ है, अर्थात उसने अपने नाम का यहां पर उल्लेख कर रखा है। और मैंने पहले ही कह दिया था कि जहां पर भी नाम का उल्लेख मिलता है वो कौन से थे, वो आपके उत्तरी पर्वतीय कुलिंद थे, क्योंकि उन्हीं में आपके राजा का नाम का अंकन मिलता है। प्रारंभिक प्रकार की मुद्राओं में हमें राजा का नाम अंकित न मिलकर उनके जन का नाम मिलता है, अर्थात उनके राज्य का नाम मिलता है। तो यहां पर आपके बलभूति ने जो था अपना नाम यहां पर लिखा हुआ है। और इसके शासन काल में जो हुआ था कि जो आपका कुलिंद थे वो आपके मैदानी भागों में जो था कुछ हद तक आपके अधिकार करने में कामयाब हो चुके थे। इसीलिए कहा जाता है कि इंडो ग्रीक लोगों को अगर सबसे पहली बार जो था किसी ने हराने का प्रयास किया था तो वो कौन था, आपके बलभूति। आपको ये याद रखना है, अग्रराज के समय में तो आपने देखा होगा कि जो था इंडो ग्रीक लोगों का आक्रमण यहाँ पर हुआ। उनको पहली बार अगर देखा जाए यहाँ पे हराने का प्रयास जो किया था वो आपके किसने, बलभूति ने किया था, और वो यहाँ पर आपके सफल भी हुए। उन्होंने आपका जो मैदानी वाला क्षेत्र है उस मैदानी वाले क्षेत्र से उन्हें भगा भी दिया था। अब इसके बाद जो अगला शासक हमें मिलता है वो अगला शासक कौन है, आपका अमोघभूति है। याद रखना जो अमोघभूति हमें देखने को मिलता है ये इस वंश का जो है आपका सबसे शक्तिशाली राजा है। अगर देखा जाए कुलिंदों का सबसे शक्तिशाली राजा जो माना जाता है किसको माना जाता है, अमोघभूति को माना जाता है। और एक बात आप ये भी याद रखना, कुलिंद का स्वर्ण काल अगर किसी को कहा जाता है वो इसी के काल को कहा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आए कुलिंदों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है तो आप अमोघभूति के काल को ही टिक करना। हमने शुरुआत में पढ़ लिया था कुलिंद को जब 3 भागों में बांटा था तो मैंने कहा था उसमें पर्वतीय जो कुलिंद थे इनका स्वर्णिम युग हमने माना था। पर्वतीय को भी 2 भागों में बांटा, तो उत्तरी पर्वतीय मैंने आपसे बोला उसके काल को स्वर्ण काल कहा गया, लेकिन उसके अंदर भी देखा जाए तो किसके काल को स्वर्णिम युग बोला जाता है, आपके अमोघभूति। आप ऐसा समझना जैसे हमने आपका जो कुलिंद था इस कुलिंद को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले हमारा कौन सा था, पूर्व कुलिंद था। दूसरा अगर देखा जाए तो यहां पर आपके मध्यकालीन कुलिंद थे, और तीसरा अगर देखा जाए तो हमने इसमें कौन सा देखा था, आपका पर्वतीय कुलिंद देखा था। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका कुलिंद वंश का स्वर्णिम युग किसके काल को कहा जाता है तो आप कौन सा टिक करोगे, पर्वतीय कुलिंद देखोगे। और अभी मैंने आपसे कहा कि पर्वतीय कुलिंद को हमने 2 प्रकार से बांटा, एक आपके आरंभिक या प्रारंभिक कुलिंद थे और दूसरे कौन से थे, इसमें आपके उत्तर पर्वतीय कुलिंद थे। तो प्रारंभिक पर्वतीय कुलिंद और उत्तर पर्वतीय कुलिंद जो थे 2 भागों में बांटा। अब यहां पर देखा जाए तो इसमें भी जो था आपका अगर देखा जाए अमोघभूति जो शासन हो रखा है वो आपके उत्तरी में हो रखा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुलिंद का स्वर्णिम युग तो आप कौन सा बोलोगे, उत्तरी। और उत्तरी में भी अगर आपका नाम आएगा तो कौन सा हो गया, आपका अमोघभूति। तो अमोघभूति के काल को ही क्या कहा गया, आपका स्वर्णिम युग आपका कहा गया।
अब हमें यहाँ पर जो देखना है अमोघ भूति के बारे में पढ़ना है। अमोघ भूति के उसमें अगर देखा जाए तो इसके समय में जो इंडो ग्रीक राजा हुआ उसका नाम आपका जो था आपका डेमेट्रियस था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो शासक इससे पहले हुआ था वो मिनांडर हुआ था, और मिनांडर का उत्तराधिकारी जो था आपका कौन था, आपका डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस इसका आपका उत्तराधिकारी हो गया। जब डेमेट्रियस इसके उसमें आक्रमण कर रहा था अमोघ भूति के उसमें, तो अमोघ भूति चाहता था इसकी सत्ता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए उसने क्या किया, उसने अपने पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी। उसी पड़ोसी राज्यों में जो था आपका, एक तो आपके कौन हो गए, यौधे हो गए, और दूसरा कौन सा हो गया आपका औदुंबर हो गया, और तीसरा आपका कुलिंद जो हो गया खुद हो गए। इसीलिए इन तीनों को आपके त्रिगुट के नाम से आपका जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका अमोघ भूति था उसने एक त्रिगुट बनाया डेमेट्रियस अर्थात इंडो ग्रीक लोगों को हराने के लिए और वो यहाँ पर सफल भी हुआ। उसने डेमेट्रियस को यहाँ से भगा दिया। कहते हैं कि उसने ब्यास नदी तक उसको खदेड़ा था, अर्थात यहाँ से आपके जो इंडो ग्रीक लोग थे इनको क्या कर दिया, उसने हरा दिया। अब आपको ये याद रखना है, सबसे पहले इंडो ग्रीक आक्रमण जो थे आपके राजा अग्रराज था उसके समय पे हुआ था। और दूसरा अगर बात करें पहली बार इनको हराने का प्रयास अगर किसने किया था तो उसमें आपके बलभूति का नाम आता है। लेकिन आपके इंडो ग्रीक को पूरी तरीके से यहाँ से समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो अमोघ भूति को जाता है। इसीलिए जो है अमोघ भूति को इस वंश का जो है आपका सबसे शक्तिशाली राजा आपका कहा जाता है। ये तो थे इसके राजा, इसके अलावा हमें कोई भी राजाओं का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है। तो हम ये इसमें ये जानेंगे कि जो शुरू से हमने पढ़ा आपके विषदेव से लेकर अमोघ भूति तक इतने आपके इनके महत्वपूर्ण राजा हुए, और जो राजा हुए जैसे हरिदस, शिवदस, शिवपालिन, मृगभूति और ऐसे करके अन्य कई रावण, भानु ऐसे राजा मिलते हैं। उनके केवल मुद्राओं में ही नाम का उल्लेख मिलता है और उनका जो ज्यादा कोई हमें ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता। इसीलिए इसे राजनीतिक, मैंने कहा ना, हमें इनके राज्य करने की नीति के बारे में ही पता लगा, हमें इसके ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती। अर्थात जैसे हम देखते हैं कत्यूरों के सभी राजाओं की जानकारी देखने को मिलती है, इसीलिए उसे ऐतिहासिक राजवंश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आपके राजनीतिक वंश के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम जो इसके अगले आगे जो बात करेंगे कुलिंद की जो मुद्राएं हैं, कुलिंद की मुद्राओं में बात करेंगे कि कुलिंद की मुद्राएं आपकी कौन कौन सी थी और कौन कौन से राजाओं का इसमें आपका उल्लेख मिला है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आपके कुलिंद की मुद्राएं हैं, इन कुलिंद की मुद्राओं को आपके जो है दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला जो है वो आपके प्रारंभिक प्रकार की मुद्राओं के नाम से जाना जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो वो कौन सा हो गया, आपके पर्वतीय प्रकार की मुद्राएं होगी। तो हमने इसकी मुद्राओं को भी दो भागों में बांटा, और इसमें भी अगर हम देखें तो पर्वतीय प्रकार की जो मुद्राएं हैं इसे भी आपके तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला देखा जाए तो इसमें आपका कौन सा अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है, और तीसरा दूसरा कौन सा हो गया, इसमें अल्मोड़ा से मिले तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, और इसके अलावा देखा जाए तो आपके चतरेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा हमें देखने को मिलती है। आप ये याद रखना, जो आपके प्रारंभिक प्रकार की मुद्राएं जो हमने बात करी हैं, इसमें एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर जो धातु है वो आपके ताम्र धातु से बनाया जाएगा, और केवल इसमें जो है आपके ब्राह्मी लिपि का ही क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। आप ये कह सकते हो पर्वतीय प्रकार की मुद्राएं केवल ताम्र धातु में और केवल आपके किस्मत थी ब्राह्मी लिपि में ही थी। और दूसरा, इसमें कोई राजा का नाम न मिलकर उसके राज्य का नाम मिलता था, अर्थात उसके जन का नाम मिलता था। अब पर्वतीय कुलिंदों में अगर देखा जाए तो पर्वतीय कुलिंदों में हमें यहाँ पे दो धातुएं देखने को मिलती है, एक ताम्र हो गया, एक रजत हो गया, यानी कि चांदी हो गया, दो धातुएं मिलती हैं। और यहाँ पे ब्राह्मी लिपि के साथ साथ जो है हमें आपके खरोष्ठी लिपि भी देखने को मिलती है। कहाँ पर, पर्वतीय उसमें, तो आप कह सकते हो द्विलिपि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसमें एक चीज और है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर यह है कि जो हमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है ये केवल ताम्र में मिलती है, और चतरेश्वर प्रकार की मुद्रा भी केवल आपके ताम्र में मिलती है, और ये केवल इसमें एक ही लिपि लिखी गई ब्राह्मी लिपि, इसमें भी जो है वो कौन सी लिपि मिलती है, केवल आपके ब्राह्मी लिपि आपको देखने को मिलती है। अब यहां पर यह है कि जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है, इस अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में हमें आपका दो धातुएं देखने को मिलती है, एक ताम्र धातु देखने को मिलती है और एक आपके रजत धातु देखने को मिलती है। दोनों चीजें मिलती है, और ब्राह्मी लिपि के साथ साथ जो है हमें आपको जो है खरोष्ठी लिपि भी जो है किसमें देखने को मिलती है, अमोघ भूति की मुद्राओं में। तो अगर आप इस चार्ट को समझें तो इसमें एक चीज दिख रही है, वो ये है कि आपके निम्न में से आपकी कौन सी मुद्राएं हैं जो आपकी द्विधातु थी और द्विलिपि की थी
थी तो वो केवल और केवल किसकी, आपके अमोघ भूति। और जितनी भी सारी मुद्राएं मिली है वो या तो ताम्र धातु और केवल कौन सी है, आपके ब्राह्मी लिपि में ही आपके देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमने ये चीजें तो पढ़ ली हैं, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं देखेंगे कि अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं कौन सी थी। तो पहला हमारा टॉपिक इसमें कौन सा है, आपके अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। तो ये तो आपको पता लग गया कि अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं आपके द्विधातु की हैं। सबसे पहले ये याद रखना कि 1837 में आपके जॉन प्रिसेप जो थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेख को सबसे पहली बार पढ़ने का प्रयास पढ़ा था, उन्होंने क्या था, इनकी सबसे पहली मुद्रा अमोघ भूति की मुद्रा जो थी वो आपके ताम्र और आपके चांदी यानी कि रजत आपके दोनों में प्राप्त करी। और ये याद रखना, यहीं पर जो है ये बोलते हैं कि जो आपकी अमोघ भूति है आपकी, इसकी लिपि जो है आपकी दो थी, इसीलिए द्विलिपि में भी जो है इसको आपको देखने को मिलती है। अब इनका कहने का मतलब ये है, ये कहते हैं कि जो इसकी आपके ताम्र मुद्राएं हैं, ये जो आपके लोकल स्थानीय व्यापार करता था उसके लिए तो अमोघ भूति ताम्र मुद्राओं का प्रयोग करता था। और जो चांदी की मुद्राएं होती थी ये आपका जब बाह्य व्यापार करता था, बाहरी लोगों के साथ व्यापार करता था, तो उसमें ये कौन से सिक्के चलाता था, आपके चांदी के सिक्के। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें रजत सिक्कों के बारे में जानते हैं। तो रजत सिक्कों की बात करें तो आपको ये पता है कि इसमें आपके दोनों लिपियां हैं और दोनों आपके धातु हैं। अब ये है कि ये जो प्रभावित जो ये हुआ था, ये आपके इंडो ग्रीक शासक जो था जिसका नाम आपका अपोलोडोटस मिलता है, अपोलोडोटस से ये क्या था, आपका प्रभावित था। कहने का मतलब ये है कि इसने जो द्विधातु मुद्राएं चलाई थी या कह सकते हो चांदी की मुद्राएं चलाई थी, वो ये किससे प्रभावित होकर बनवाई थी, अपोलोडोटस से आपके प्रभावित होकर इसने देखी थी। अब जैसे अपोलोडोटस ने क्या था, अपने मुद्राओं में जो था अच्छे अच्छे चित्रों का अंकन किया था, उसी प्रकार से अपने चित्रों का अंकन जो था किसने किया था, आपके अमोघ भूति ने भी किया था। अब यहाँ पर हम देखें तो इसके चित्रों में अगर देखें, जैसे अगर कोई मुद्रा है, मुद्रा का मान लेते हैं इस तरीके से अगर देखा जाए, जो मुद्रा है, मुद्रा में जो चित्र लिखे हुए हैं, सबसे पहले हम इसमें आपके अग्रभाग की बात करें तो अग्रभाग में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपके इसमें इसने जो चित्र अंकित किया है, द्विहस्ती देवी का चित्र इसने आपका इसमें अंकित कर रखा है। साथ ही साथ दूसरा देखा जाए जो फल है, फल के जो चित्र हैं इसने इसमें अंकित कर रखा है। इसी के साथ जो है इसने कुछ नदियां इसमें दर्शा रखी हैं। और याद रखना जिसमें नंदी बैठती है, नंदी जो है, नंदी पाद भी इसने इसमें आपका बना रखा है। और साथ ही साथ जो है आपका जो हिरण है, हिरण का चित्र भी क्या कर रखा है, इसमें अंकित कर रखा है। तो आपको ये याद रखनी है कि जो अग्रभाग है उस अग्रभाग में उसने कुछ चित्र अंकित कर रखे हैं, जैसे द्विहस्ती देवी, फल का चित्र, नंदी का चित्र, नंदी पाद का चित्र और हिरण का चित्र जो है इस तरीके से उसने दर्शा रखे हैं। अब इसमें बात करें तो ये अगर देखा जाए तो दूसरा ये आप ये याद रखना, ये खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि दोनों में है। और इनमें जो भाषा लिखी गई है वो प्राकृत भाषा में इसने राज्ञ कुड़िंदस अमोघ भूति महाराजस जो है अपनी उपाधि इसने लिख रखी है। अब दूसरा इसके पृष्ठ भाग की बात करें तो पृष्ठ भाग में बोलते हैं कि इसने इस प्रकार से आपके दो सांप बना रखे हैं, दो इसमें सर्प भी बना रखे हैं, और इसने इसमें जो है आपके स्वास्तिक चिन्ह भी इसमें आपका बनवाया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें देखें तो इसी में हमें आपके बौद्धि वृक्ष भी देखने को मिलता है। और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न देखने को मिलते हैं उन त्रिरत्नों का चित्र भी इसने क्या कर रखा है, अंकित कर रखा है। तो आपको अग्रभाग और पश्चिम भाग में जो चित्र अंकित कर रखे हैं इनके बारे में भी देखना है। और ये आपको पता लग गया कि जो इसकी मुद्राएं हैं ये किससे प्रभावित था, आपके अपोलोडोटस से। अब दूसरा ये है कि इसने इसमें प्राकृत भाषा में जो था अपनी उपाधि भी लिख रखी है। और उपाधि जो लिख रखी है इसने क्या लिख रखा है, आपके राज्ञ कुड़िंदस अमोघ भूतिस महाराजस जो था, इसने आपकी पूरी उपाधि लिख रखी है। तो आपको ये याद रखना है, इसने आपका सबसे पहले दोनों मुद्राओं में आपके अलग अलग चित्र, दोनों भागों में अलग अलग चित्र बना रखे हैं। और एक तरफ उसने अग्र भाग में उसने ब्राह्मी लिपि और उसके पीछे तरफ खरोष्टी लिपि और प्राकृत भाषा में दोनों तरफ से क्या लिख दी, अपनी उपाधि इसने लिख रखी है। तो ये चीज आप इसमें याद रखना। और एक बात और याद रखना, इसकी जो हमें आपके ताम्र मुद्राएं देखने को मिलेंगी, उन ताम्र मुद्राओं में अगर हम बात करें, दूसरी बात करें तो ताम्र मुद्राएं जो थी वो आपके स्थानीय लोग जो थे उन स्थानीय लोगों के साथ व्यापार करने के लिए इसे बनाया था। और ये याद रखना है, इसी को आपका जो है ठप्पा पद्धति द्वारा बनाया गया। इसने इसमें कोई चित्र अंकित ना करके कुछ ऐसे कोई जो अपने राज्य का जो चिन्ह उसका हुआ करता था तो उसी का उसने ठप्पा बनवा दिया। इसीलिए आपके ठप्पा पद्धति पे आधारित जो है वो आपके ताम्र जो है मुद्राएं देखने को मिलती है। तो ये याद रखना। और ये भी याद रखना, इसने
इसने अपने उसमें महाराजाधिराज की उपाधि भी लिखी अपनी मुद्राओं में। ऐसा करने वाले केवल 2 ही शासक इसमें हुए हैं। एक आपका सबसे पहले महाभारत काल में सुबाहु था, जिसने क्या किया था, महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। और दूसरा आपका कौन सा हो गया, अमोघभूति, इसने भी क्या कर रखा है, ये उपाधि अपनी मुद्राओं में आपकी लिखा रखी है। तो ये जो मुद्राएं थी ये किसकी मुद्राएं थी, आपकी अमोघभूति की मुद्राएं थी, इसीलिए से अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं बोलते हैं। और ये भी याद रखना, ये जो मुद्राएं हैं ये आपका जो है अनठुड नामक जगह है टेहरी में, अनठुड एक जगह है टेहरी में, यहां से इसे आपके एक इसकी रजत मुद्रा और प्लस जो है स्वर्ण शलाकाएं जो प्राप्त हो रखी, किसकी प्राप्त हो रखी है, आपके अमोघभूति की। अभी अंत में पढ़ेंगे कि कौन से राज्य थे जहां जहां से हमें इनकी मुद्राएं प्राप्त हो रखी। अब दूसरा यह है, दूसरा हमें जो देखने को मिलते हैं आपके अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा देखने को मिलती है। आप सभी को पता है ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे जो है हम आपके अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के नाम से जानते हैं। अब ये याद रखना कि जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, चलिए ऐसे इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले लिखा था अमोघभूति प्रकार की मुद्रा हमने लिखी थी, दूसरा हमने अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा आपका लिखा था, और तीसरा हमने जो लिखा था इसमें आपके चतुरेश्वर प्रकार की मुद्राएं लिखी थी। तो इसमें अगर हम एक एक क्वेश्चन इसमें बनाए तो सबसे पहले यह है, इसमें भगवान शिव का अंकन मिलता है इस, और ये भी याद रखना इनके आराध्य देव ही आपके शिव हैं। तो यानी कि अब ये शिव के मिलने की वजह से एक आकृति शिव जैसी मानी जाती है, इसलिए इसे चतुरेश्वर प्रकार बोलते हैं। और ये याद रखना अल्मोड़ा प्रकार ऐसे प्रकार की मुद्राएं हैं जिसमें सर्वाधिक राजाओं का नाम मिलता है। और अगर सर्वाधिक प्राचीन मुद्रा अगर किसी के प्राप्त है शुरुआत में मिली तो वो किसकी मिली थी, अमोघभूति की आपकी मिली थी। अब मैंने कहा कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में सबसे ज्यादा किसका नाम मिलता है, राजाओं का नाम मिलता है, अर्थात जो राजा हैं इन राजाओं का अंकन इसमें आपका ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहले उन राजाओं का नाम हम पढ़ें तो सबसे पहला एक राजा था जिसका नाम था आपका हरिदत्त था, हरिदत्त का मिलता है। दूसरा इसमें जो है आपका एक राजा और मिलता है जिसका नाम आपका शिवदत्त हो गया। तीसरा आपका जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, आपका शिवपालित हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें एक नाम और मिलता है जिससे म ग भ त इस तरीके से मृगभूति नाम इसको आपका दिया गया है। तो 4 तो हमें सीधे मिले हैं, और ये वर्तमान में जो अल्बर्ट म्यूजियम लंदन का है उसमें ये चारों को 4 मुद्राएं हमें देखने को मिलती है। यानी कि 4 मुद्राएं पहले हमारे राजकीय संग्रहालय से कहाँ गई हैं, आपके लंदन गई हैं, और कौन से म्यूजियम में, अल्बर्ट म्यूजियम में। अब दूसरा ये है कि यहाँ से हमें आपके अल्मोड़ा के, उस समय अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी बोलते थे, आप कह सकते हो अब तो बागेश्वर आप चमोली वाला क्षेत्र जो है, आप इसमें ये याद रखना हमें कत्यूरी क्षेत्र से जो है आपकी 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और ये 54 मुद्राएं अगर देखी जाए, एक तो आपका किसका है, आपका शिवदत्त का ही है, और एक मुद्रा जो है किसकी है, आपके आसिक की है, और 52 मुद्रा जो मिली है किसके मिली है, आपके गौमित्र की मिली है। आप इसे ध्यान से देखना कि हमें कत्यूरी घाटी से 54 मुद्राएं प्राप्त हुई, और 54 मुद्राओं में आपका जो था एक तो हमें आपका शिवदत्त का मिल गया, एक हमें आसिक का मिल गया, और 52 मुद्राएं जो थी किसकी मिली थी, हमें गौमित्र को देखने की मिली थी। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये शिवदत्त तो यही है जो प्रारंभ में है। और आप एक चीज इसमें याद रखना कि 5वां राजा अगर देखा जाए तो 5वां आपका कौन सा हो गया, आपका आसिक हो गया जिसकी एक मुद्रा मिली है, और 6ठा राजा कौन सा हो गया, गौमित्र, जिसकी कितनी मुद्राएं मिली, आपके 52 मुद्राएं हमें देखने को मिलती है। और ये ताम्र धातु में है, और ये याद रखना कि साथ ही साथ इसमें ब्राह्मी लिपि में आपका लिखा हुआ है। अब दूसरा अगर इसमें अगला इसमें बात करें तो यहीं पर आपके कहते हैं कि जब आपका अल्बर्ट म्यूजियम का दौरा जो आपके एमपी जोशी कर रहे थे तो उनको जो था वहीं से एक मुद्रा और मिलती है, वो आपका जो था राजा कौन सा था, आपका शिवरक्षित था। तो आप ये याद रखना शिवरक्षित प्रकार की जो मुद्रा है, यानी कि शिवरक्षित राजा की जो मुद्रा है वो किसने खोजी थी, एमपी जोशी ने। तो आपको एमपी जोशी का नाम याद रखना है। और साथ ही साथ आपके गढ़वाल में पलिया गुप्ता करके एक व्यक्ति होते हैं, उनको अपने गढ़वाल से एक मुद्रा मिलती है, और जब वो उसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से मैच करते हैं, इसीलिए यहाँ पर उस मुद्रा को यहाँ पर रखा गया है। और वो राजा जो था वो कौन था आपका विजयभूति। तो आपको ये याद रखना है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में जो है हमें 8 राजाओं का नाम का अंकन मिलता है। वो 8 राजा हैं, हरिदत्त हो गया, शिवदत्त हो गया, शिवपालित हो गया, मृगभूति जिसे मौगा भौतौ भी बोलते हैं, या आसेक, गौमित्र, शिवरक्षित और विजयभूति बोलते हैं। तो ये मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, आपके अल्मोड़ा से। और आप सबको कॉमन सा क्वेश्चन ये तो याद ही हो गया होगा कि इसमें ताम्र धातु और खरोष्ट लिपि का ही क्या कर रखा है, आपका इस्तेमाल कर रखा है।
अब अगला बोले तो इसमें छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा देखने को मिलती है, या इसे चतुरेश्वर प्रकार की मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक हमें ताम्र मुद्रा मिल रखी है और इसमें एक आपका चित्र अंकित है, और बोलते हैं उस चित्र की जो तुलना की जाती है वो भगवान किससे की जाती है, आपके शिव से की जाती है। इसी प्रकार से शिव के नाम से ही ये आपके चतुरेश्वर प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा हम इसे आपका बोलते हैं। और ये याद रखना, इसी में जो है आपके दो राजाओं का नाम भी आपको देखने को मिलता है, एक आपका रावण हो गया, एक क्या हो गया आपका भानु हो गया, ये आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये जो थी आपके किसकी मुद्राएं थी, आपके कुड़िंत की मुद्राएं थी। कुड़िंत की मुद्राओं से हमें कुड़िंत की मुद्राओं में अगर देखा जाए एक चीज और इसमें रह गया है, आप इसको इस तरीके से याद करना कि जो कुड़िंत की मुद्राएं हैं वो आपके 5 राज्यों से हमें मिलती है। या इसका मतलब है कि जो आपके कुड़िंत रहे होंगे उनका साम्राज्य जो होगा इन 5 राज्यों के आसपास में रहा होगा, अर्थात या तो इनके साथ व्यापार करते होंगे या उसका क्या रहा होगा, शासन रहा होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला बेहट वाला क्षेत्र मिल जाता है, बेहट वही सहारनपुर वाला क्षेत्र हो गया। दूसरा अगर इसमें देखा जाए तो आपका बिजनौर वाला क्षेत्र हो गया, बिजनौर हो गया। और आपका तीसरा देखा जाए तो कौन सा होगा, आपका अहिछत्र हो गया, अहिछत्र ये आपका वर्तमान का बरेली हो गया। तो हमें इन 3 जगहों से जो है किसकी मुद्राएं देखने को मिलती है, आपके कुड़िंतों की। आपको ज्यादा राज्यों का नहीं पढ़ना है, आपको खासकर जो है उत्तराखंड कौन कौन से स्थान से मिले हैं ये याद रखना है। अगर साथ ही साथ अगर याद रख सकते हो उत्तर प्रदेश के बेहट, बिजनौर, अहिछत्र से हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर हम देखें इसमें हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हमें आपका ज्वालामुखी नामक जो जगह है ये यहाँ पर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो है आपका कांगड़ा नामक जगह भी देखने को मिलती है, और एक आपका जालौन नामक जगह भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक जगह और है जो कौन सा हो गया, आपका चक्कर हो गया, यहाँ से भी हमको देखने को मिलता है। अर्थात जो है कुड़िंत की मुद्राएं इन जगहों से भी मिली है, आपके हिमाचल प्रदेश से भी। अब तीसरा अगर देखा जाए हमें हरियाणा से भी जो है इसकी आपकी मुद्राएं देखने को मिलती है। खासकर जो आपका करनाल वाला क्षेत्र है, यानी कि करनाल वाला क्षेत्र है, इस करनाल वाले क्षेत्र से हमें आपका इसकी मुद्राएं देखने को मिलती है। और एक आपका और है जिसका नाम नारायणगढ़ है, इस नारायणगढ़ से भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे आपका सुंग हो गया, सुध हो गया, यहाँ से भी हमें मुद्राएं किसकी मिली है, आपके कुड़िंतों की मिली है। अब इसके बाद अगर चौथी बात की जाए तो हमें पंजाब से भी देखने को मिलता है। पंजाब में जैसे आपका सुनैद हो गया, जैसे आपका रोपड़ हो गया, हमें ये जगह कहाँ पे पंजाब में देखने को मिलती है, यहाँ से भी हमें किसकी मुद्राएं मिल रही है, कुड़िंतों की। तो आपको ये याद रखना है कि आपके 5 राज्य, 4 राज्य तो आपके ये हो गए। अगर आपको ये याद हो तो आप इसे याद कर सकते हो, नहीं तो आप जो है इसको तो आपको जरूर याद रखना है कि उत्तराखंड के आपके कहाँ से मिल रखा है, उत्तराखंड के कहाँ से मिल रखा है। सबसे पहला ये है आपका भेरा सारी घाट जो है यहां से हमें देखने को मिलता है। और भेरा सेरा जो घाटी है ये आपका कहां पर है, पौड़ी गढ़वाल में। भेरा सेरा से हमें देखने को मिलता है, कहां पर है, आपके पौड़ी गढ़वाल में है। दूसरा आपका जो है देवलगढ़ है, ये देवलगढ़ भी आपका कहां पर, पौड़ी में देखने को मिलता है। आपका लेसडाउन हो गया, लेसडाउन भी हमें कहां, आपके पौड़ी में हो गया। और एक ग्राम है जिसे सुमाणी ग्राम के नाम से जानते हैं, ये भी कौन सा हो गया, पौड़ी। तो पौड़ी से हमें 4 जगहों से किसकी मुद्राएं मिलती है, कुड़िंत की। इसके अलावा देखा जाए तो एक आपका अंठुट नामक जगह, जहां मैंने आपसे कहा था कि यहां से अमोघ भूति की मुद्रा देखने को मिलती है, रजत और आपके स्वर्णशला का। ये कहां से मिल रखा है, अंठुट से, जो कहां पर है, आपके टिहरी में। इसके साथ साथ आपको पता है कि जो आपका अल्मोड़ा नामक जगह है यहां से देखने को मिलता है। और आपके उद्यम सिंह नगर में काशीपुर वाला क्षेत्र है, यहां से भी हमें किसकी मुद्राएं देखने को मिलती है, कुड़िंत की। तो आपको यह याद रखना है कि कुड़िंत की मुद्राएं जो है आपके 5 राज्यों से देखने को मिलती है। इन 5 राज्यों में आपको उत्तराखंड जरूर पढ़ना है। इसमें जैसे भेरा सेरा घाटी हो गया, देवलगढ़ हो गया, लेसडाउन हो गया, सुमाड़ी हो गया, अंठुट हो गया, अल्मोड़ा हो गया। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है। अब इसके अलावा देखा जाए हमें इनके प्रशासन की ज्यादा कुछ जानकारी इसमें मिलती नहीं है, क्योंकि मुद्राओं में इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि इनके जो आराध्य देव हैं वो कौन है, आपके शिव है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। और दूसरा ये है ये किस धर्म को मानते हैं, तो ये याद रखना ये शैव धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। अगर आपका एग्जाम में आए ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो आपको शैव ही करना है। अगर शैव के अलावा ऑप्शन में आए, दोनों आया, तो बौद्ध भी करोगे, क्योंकि इनकी मुद्राएं में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा आपने देखा होगा, हमने तीसरा इसमें आपका सभा पर्व देखा था। सभा पर्व में इनको आपका द्विजश्रेष्ठ कहा गया है, द्विजश्रेष्ठ कहा गया है। एक चीज और आप इसमें याद रखना कि जो आपके वराह संहिता है इसमें इन्हें आपके द्विजमुख से जाना जाता है। इनका नाम क्या मिलता है, आपका
क्या मिलता है, द्विजमुख मिलता है। और टॉलमी इन्हें कुलिंद्रस कहता है। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो पूरा था ये हमने आपका कुलिंद वंश पढ़ा। इससे पिछली वीडियो क्लास में हमने आपका दो मध्यकालीन और पूर्व कुलिंद पढ़ा था। आज हमने जो देखा पूरा आपका पर्वतीय कुलिंद देखा। तो अब इसके बाद जो अगली क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम इसमें अब आपका जो पढ़ेंगे इनके बाद कुलिंदों के बाद वाला काल पढ़ेंगे। जैसे आपके यहाँ पर आपके शक लोग आए, जैसे कुषाण आए, जैसे योधे आए, जैसे औदुंबर आए, इन सभी को हम क्या करेंगे, एक क्रम में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कत्यूरी वंश पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका इसमें रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका उत्तराखंड में आपका शक। धन्यवाद।